नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका फिर से स्वागत है। आज अपने आरबीएससी क्लास की जो ये बैच चल रहा है, इसके अंदर आप लोगों का जो पहला चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, वो पूरा होने वाला है। प्रथम अध्याय अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है। अब वैसे देखोगे तो 26-27 पेज का ही है, लेकिन जब उसमें इतिहास पढ़ने बैठते हैं तो फिर इतिहास के ऊपर तो पूरी किताब आ जाती है। तो उस तरीके से अपन ने जो है इन 20 क्लासेस के माध्यम से, अभी तक 20 क्लास हुई है, ये समझ लो कि आपने अपने मोस्ट ऑफ राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया है। क्योंकि अपन ने सिर्फ आरबीएससी को ही नहीं पढ़ा है, उसके अलावा भी पढ़ा है। ठीक है, इसीलिए आपको लगेगा 20 क्लास में पहला चैप्टर ही पूरा हुआ है, तो उसके पीछे कारण ये है कि अपन ने संपूर्ण पढ़ा है। काफी सारी चीजें जो नहीं दे रखी उसमें वो अपन ने पढ़ी है। यानी कि मान लीजिए 40% आरबीएससी ने दिया, 60% और पढ़ लिया। तो कंप्लीट रिवीजन, रिवीजन तो क्या, पूरी प्रिपरेशन ही कह सकते हो आप, उसके साथ में अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब आज ये जो है अपना अंतिम, मतलब इस चैप्टर का अंतिम पार्ट है ये। इसके बाद में दूसरा अध्याय अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज स्पेशली अपन जो पढ़ने वाले हैं वो जयपुर और जोधपुर। ठीक है, जयपुर और जोधपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष। अब इससे पहले कल अपन ने हुड्डा सम्मेलन पढ़ लिया, बूंदी के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ लिया, और कैसे मराठों का प्रवेश हुआ था ये पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे मेन क्या है, मुख्य चीज ये कि मराठों का प्रवेश जो है उसको हाईलाइट किया गया है। यानी कि यहां से आप लोगों के प्रश्न बनेगा। शॉर्ट एंड स्वीट क्लास रहने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। देखो टाबरो, एकदम ध्यान जुगे, नहीं एकाग्रचित हो जाना चाहिए। सब पहला देखो जयपुर में संघर्ष, जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष। यदि आप लोग ध्यान दोगे तो अपन जो इतिहास पढ़ते हुए अभी आ रहे हैं, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक देबारी समझौता बताया था। देबारी समझौता बताया था, औरंगजेब से बचने के लिए जो गठबंधन होता है और सवाई जयसिंह से जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं मेवाड़ और मारवाड़ द्वारा, वो जयपुर में उत्तराधिकारी संघर्ष के बीज बोधी होते हैं। और वही कारण है, वहां पे भी मैंने आपको तबियत से बताया था सारी चीजें, और यहाँ पे भी अपन विद डिटेल देख लेते हैं कि अब हुआ क्या इस उत्तराधिकारी संघर्ष में। ठीक है, माधो सिंह, ईश्वरी सिंह, ये दिमाग में आ गया। जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष दिमाग में आ रहा है, यानी माधो सिंह और ईश्वरी सिंह को दिमाग में रखना है। देखो टाबरो, 1708 का विवाह, 1708 का विवाह, यानी कि 1708 में भाई एक समझौता, वो इकरार नामो जिनके, वो है देबारी समझौता। वो कौन सा है? देबारी समझौता। मेवाड़ के अंदर ही हुआ था ये देबारी समझौता हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, सवाई जय सिंह ने मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकुंवर बाई से विवाह किया। अब सवाई जय सिंह को अपना राज्य चाहिए था, सवाई जय सिंह को अपना राज्य चाहिए, इधर मारवाड़ के अजीत सिंह को अपना राज्य चाहिए। दोनों ने मेवाड़ की सहायता लेने के लिए ये चीज की, तो यहाँ पे मतलब ये एक तरीके से गठबंधन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, एक शर्त इकरारनामा हुआ कि विवाह से पूर्व जय सिंह ने शर्त मानी कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र, चाहे वह छोटा भी हो, तो वे जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। ये फाइनल हुआ था। भाई मेवाड़ ने सहायता इसी शर्त पे दी थी कि यहाँ पे जो सवाई जय सिंह का और चंद्रकुंवरी बाई का जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही जो है मेवाड़ की, अपने जयपुर की गद्दी पे बैठेगा। चाहे भले वो छोटो हुए तो भी बिने बिठानो पड़ी। अब यहाँ परंपरा हिसाब देखो तो बड़ो और योगी पुत्र बैठे और छोटे नहीं बिठा सका, लेकिन रानियों रे प्रभावों कई चीजें हुई है जो छोटा पुत्र बैठा है और बिके बाद में लड़ाई झगड़ा टंटा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो पुत्रों का जन्म उसके बाद 1722 ईस्वी में जय सिंह की खींची रानी सूरजकुंवरी से बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह का विवाह हुआ। ठीक है, सूरजकुंवरी से ईश्वरी सिंह का विवाह हुआ। ये जोधपुर की रानी थी, ये जोधपुर की राजकुमारी थी। और मेवाड़ की चंद्रकुंवरी बाई से 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी बाई से माधो सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, इनसे माधो सिंह का हुआ, इनसे सूरज सिंह का हुआ, अपने ईश्वरी सिंह का हुआ है। अब देखो नियम के अनुसार ईश्वरी सिंह बड़ा था, यदि परंपरा देखें तो ईश्वरी सिंह बड़ा था, लेकिन समझौते के अनुसार या इकरारनामे के अनुसार माधो सिंह का हक था। तो हो गए, संघर्ष के बीच वहीं पे हो गए। अब शर्त याद दिलाएंगे मेवाड़ वाले तो, कि शर्त क्या थी, भले छोटा है फिर भी गद्दी पे यही बैठेगा। और यहाँ परंपरा के अनुसार क्या है, ईश्वरी सिंह बैठना चाहिए। दोनों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष निश्चित हो गया। यहीं से जो है ये उत्तराधिकारी संघर्ष जयपुर का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। उत्तराधिकार संघर्ष में थाने परिणाम तक ले जाऊं मैं कि आगे क्या वो। देखो अब क्या होता है, संघर्ष का प्रारंभ और मराठा हस्तक्षेप होता है 1743 ईस्वी में। जय सिंह की हो जाती है मृत्यु, सवाई जय सिंह की हो जाती है मृत्यु 1743 ईस्वी में। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ गया। इनका कर दिया राज तिलक। ठीक है, अब राज तिलक बताओ, कछवा शासकों के राज तिलक कहाँ होते थे? कदमी महल में।
बता रखा है, आप लोगों को पढ़ाया है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये ज्येष्ठ पुत्र जो है ये गद्दी पे बैठ गया। माधो सिंह का दावा अब यहाँ पे, माधो सिंह ने 1708 के इकरारनामे के आधार पर जयपुर की गद्दी पर अपना दावा ठोक दिया और जिससे दोनों भाइयों में ग्रह कलह शुरू हो गई। भाई आपस में ग्रह कलह हो तो हमें दिखती बात है। सवाई जय सिंह जी जीवता जित तो ठीक है, क्या जी तो जीवता है, जित तक तो कोई झगड़े कौन। और सवाई जय सिंह जी परलोक सिधार गया, बिन बाद में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। तो देखो मराठों से सहायता का क्या स्थिति बैठी। माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से, यहां ध्यान रखना M2M यानी माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता मांगी, बदले में 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। अब देखो मराठे है ना, पैसों बिना तो काम ही नहीं करते थे। ये मैंने आप लोगों को बताया, राजस्थान में मराठों का प्रवेश पैसे लूट इस कारण ही हुआ है। पैसों बिना काम नहीं करेंगे, सैनिक सहायता चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए, सैनिक सहायता मतलब सैन्य शक्ति इनकी बहुत प्रबल थी, सैनिक सहायता चाहिए, मराठे आएंगे और आप लोग चाहोगे वो काम हो जाएगा, लेकिन भाई साहब रकम तगड़ी लगेगी, ये बात थी। तो माधो सिंह ने किससे सहायता ली, मल्हार राव होलकर से। और यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि किसने किससे सहायता ली, इसलिए ध्यान रखना M2M, माधो सिंह ने मल्हार राव होलकर, ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सैनिक सहायता ली। दोनों ही मराठे, देख लो राणोजी सिंधिया कौन, ये भी मराठे, मल्हार राव होलकर कौन, ये भी मराठे, देख लो दोनों ने अलग अलग मराठा सरदारों से यहाँ पे सैनिक सहायता प्राप्त की है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आनंद आई था नहीं, इस तरीके में पढ़ना है बस्तान। अब भाई साहब क्या होता है, सैनिक टकराव, देखो फरवरी 1745 पे आक्रमण होता है। कैसे, माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई की। अब माधो सिंह ने क्यों चढ़ाई की, क्योंकि ईश्वरी सिंह तो ऑलरेडी गद्दी पे बैठा था, है ना, शासन किसका था, ईश्वरी सिंह का। लेकिन ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की मदद से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को हराकर खदेड़ दिया। ये बात है फरवरी 1745 की। राजमहल का युद्ध बाद में होता है, बगरू का युद्ध बाद में होता है, उससे पहले भी इनमें संघर्ष हुआ है। ले बताओ, आज तक तो आप ध्यान ही को दियो, ये तो कोई ध्यान दियो 1745। अब मान लो पूछ ले कि माधो सिंह और ईश्वरी सिंह का पहला संघर्ष कब हुआ, और उसमें कूट मिलान वाले दे दिए या सत्य असत्य वाले दे दिए, तो बकरी डिब्बे में, क्यों इतना ध्यान ही नहीं दिया जब चीजें सामने। फिर भी ध्यान रखना पहला संघर्ष 1745 के अंदर है। माधो सिंह का दूसरा प्रयास देखिए, माधो सिंह ने दोबारा मल्हार राव होलकर से सहायता ली और अपना एक प्रतिनिधि कालपी भेजा। कहां पे भेजा, स्थान के नाम ध्यान रखना, कालपी भेजा है। सैनिक सहायता के बदले 2 लाख रुपए देने का वचन दिया, क्या 2 लाख रुपए दूंगा मैं, सैनिक सहायता चाहिए भाई साहब, बात चीजें। माधो सिंह हार मानने वालों नहीं है कि जब तक मैं पास गद्दी माते नहीं बैठू सैनिक सहायता आनी चाहिए, और मैं सारो हिसाब चुक तो कर दूं, थान चिंता करने की जरूरत नहीं। मल्हार राव ने मदद की। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों यानी सैनिकों के साथ तीनों राजपूतों की सहायता के लिए भेज दिया। अब देखो मल्हार राव ने जो है ना अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सैनिकों के साथ भेजा है, खांडे राव को भेजा है, ठीक है। ये ध्यान रखना किसको भेजा भी पूछ सकते हैं। अब देखो राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को। कब होता है, 1 मार्च 1747। दोनों पक्षों के बीच राजमहल स्थान पर जो है भीषण युद्ध हुआ और इसमें विजय किसकी हुई, ईश्वरी सिंह विजय होता है। राजमहल के युद्ध में किसकी विजय होती है, ईश्वरी सिंह की। यहाँ पे देखो ये गठबंधन बन जाता है इनका, किसका गठबंधन बनता है, कोटा उदयपुर और यहाँ पे उमेद सिंह, ये जो है इनका गठबंधन बन जाता है, ठीक है। कोटा बूंदी और उदयपुर का जो है गठबंधन बन जाता है, जिसको सहायता मराठों ने दे दी। और यहाँ पे जयपुर की सेना है ही राजमहल के युद्ध में, ठीक है, ईश्वरी सिंह और जयपुर की सेना है, इन भी मराठा राणोजी सिंधिया का साथ इनको मिलता है। यहाँ पे बात क्लियर आ गई, नहीं तो फिर कहोगे तीनों राजपूत कौन है। तो यहाँ पे जो माधो सिंह ने जो है गठबंधन बना लिया है, ठीक है। चलिए कोटा बूंदी और उदयपुर, ओके। अब देखिए पेशवा का पक्ष बदलना और बगरू का युद्ध। पेशवा का रुख जो है राजमहल युद्ध तक पेशवा का झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था। राजमहल के युद्ध तक किसकी तरफ था, ईश्वरी सिंह की तरफ। लेकिन दबाव और लालच की स्थिति बनती है। युद्ध के बाद मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह ने पेशवा को अधिक रुपया देने का लालच दिया। अब जगत सिंह जी क्यों बीच में बढ़े, जगत सिंह जी बीच में इसलिए बढ़े क्योंकि माधो सिंह को गद्दी पर बिठाने का प्रस्ताव आया कहां से था, मेवाड़ से आया था। तो मेवाड़ वालों ने मराठा को इसको जो है अलग से जो है रकम देने का भाई लालच भी दिया, दबाव भी बनाया, क्योंकि मेवाड़ की एंट्री हो गई तो दबाव तो बनेगा। ऋण के बोझ से दबे पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ दिया। इस पे ऑलरेडी लोन चल रहा था, पेशवा पे तो ऑलरेडी लोन चल रहा था, और लोन से दबा हुआ व्यक्ति कहीं से पैसा आ रहा है, चुकता कर सकता है, तो फिर वो तो भाई राजी है। तो क्या अपार तो लोन चुकी जाए, अपार के सहायता तो करनी, आनी करो के आनी करो, बात अपार के मतलब
तो भाई बात होगी। तो ऋण से दबा हुआ था, ईश्वरी सिंह का साथ छोड़ के माधो सिंह के पक्ष में चला गया। बगरू का युद्ध होता है, ठीक है, 1 साल बाद 1748 के अंदर, ठीक है। बगरू नामक स्थान पर मराठा और ईश्वरी सिंह के बीच मुठभेड़ होती है और 6 दिनों तक चले इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित होता है। ईश्वरी सिंह पराजित होने के बावजूद देखो राजा बनेगा, क्योंकि ईश्वरी सिंह वापस पैसे देने का, पेमेंट करने की जो है बात करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के ये आती है कि आपको पूछ सकते हैं कि भरतपुर के जाट शासक सूरजमल किसकी तरफ थे। तो औचित्य जो थान दिखे थोड़ा छोटो दिखे, वो है ईश्वरी सिंह और सूरजमल की मुलाकात है। ये युद्ध से पहले, बगरू के युद्ध से पहले, और ये पेंटिंग बनाई हुई है, ये चित्रकला से लिया हुआ चित्र है, ये पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। तो ये सूरजमल और ईश्वरी सिंह की मुलाकात है और यहाँ पे सूरजमल सेना सहित जो है इनसे मिलने आते हैं। तो सूरजमल ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हैं, ये ध्यान देने लायक पॉइंट है, ठीक है। तो जाट शासक सूरजमल ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय देते हैं। संधि की शर्तें क्या क्या है? हार के बाद ईश्वरी सिंह को निम्नलिखित बातें मानने के लिए विवश होना पड़ा और आने वाले समय में संधि की शर्तें पूछी जाएगी। अब थोड़ा सा अपन जो है अलग लेवल से चल रहे हैं, ये चीजें नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के पास आ रही है और भाई साहब इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, माधो सिंह को 4 परगने देने, क्या माधो सिंह को इंपॉर्टेंट है, क्या शर्तें रखी? माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाना है और मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करना है। ये शर्तें किसके सामने रखी गई? ईश्वरी सिंह के बाद, हार के बाद भी ये शर्तें रखी, तो यानी कि ईश्वरी सिंह को शासक बना देंगे, ये थी बात। अब देखो, आज आप लोगों के, मैंने सुबह आप लोगों के साक्षी में लाइव उपस्थिति में लगभग 1800 बच्चे लाइव जुड़े थे और आरबीएसई की अपनी जो है ये वस्तुनिष्ठ संग्रह पुस्तक को विमोचित कर दिया है और मेरे पास ये उपलब्ध है। अब देखो, क्लास तो आ ही रही है, क्लास पूरी डेस्क्रिप्टिव नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, और ये पुस्तक आपके पास में। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना शानदार आपके तैयार हो जाएगा कि आरबीएसई नाम का जो डर है ना भाई साहब, नष्ट नाबूद हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। थान की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, और थारी बहु प्रतीक्षित जो पुस्तक है, बुक है भाई, बहुत शानदार मेहनत करी है और थान वीडियो में बताया भी है। और जो कमेंट आए हैं भाई साहब, उस पे सिर्फ विमोचन का वीडियो देख के दिल खुश हो गया और वास्तव में मेहनत सार्थक हो गई ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तविक कमेंट आपको तब करना है, आप खुद ये पुस्तक पढ़ोगे और उसके बाद में आपको रिव्यू कमेंट करना है कि वास्तव में आप लोगों को ये चीज कैसी लगी है। पूरी रंगीन किताब दी है, बढ़िया तरीके से एकदम सेट करके व्यवस्थित। आरबीएसई की 6ठी से 10वीं तक की किताबें साइड में रख दो क्योंकि उसमें बहुत सारा अधूरापन, और ये जो है पूर्णता की तरफ चल रहे हैं। बैच साथ साथ में कंटिन्यू रखना है क्योंकि इसमें जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं क्लास इसमें समझने को बहुत बढ़िया मिल जाता है। ये जो समझते हो ना आप कि हाँ ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, समझने को बहुत बढ़िया मिलेगा और नोट्स बन जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और कोई पैसे तो लग नहीं रहे हैं आपके क्लास देखने के, अपने समय में से आधा पौना घंटा ही तो देना है आपको, बस इतना भी नहीं दे सकते हो अपने लिए, अपने संघर्ष के अंत के लिए, तो भाई साहब फिर तो ईश्वर ही आप लोगों के जो है मदद करने आएंगे। अब देखो, ईश्वरी सिंह की आत्महत्या का क्या प्रकरण था। बगरू का युद्ध जो है ये अगस्त 1748 में लड़ा गया है, हो सकता है कि महीना भी पूछा जाए, तो अगस्त 1748 आपको ध्यान रखना है। अब देखो, धन की वसूली। ईश्वरी सिंह मराठों को वायदे के अनुसार रुपया नहीं दे सका और धन वसूलने के लिए होलकर जयपुर की ओर बढ़ा। मल्हारराव होलकर ने देखो साथ तो दिया था माधो सिंह का, लेकिन बाद में शर्त यह रखी थी कि ईश्वरी सिंह को बढ़ा देंगे, अपने को पैसे से मतलब है। पैसे देने से ईश्वरी सिंह दे ही नहीं पाया और मल्हारराव होलकर को ये पता चला तो जयपुर की ओर, चलो कुछ करो, निकालो सेना। लोन वाले आते हैं ना वसूल करने, है किसी का लोन लिया हुआ होता है तो वसूल करने आते हैं। वैसे वैसे ये भी इसने लोन दिया था, मतलब इसने दिया नहीं लोन, लेकिन बात हुई थी कि वादा क्या, हाँ इस शर्त पे सहायता दी थी, चलो कि वसूली करने है। किसका? एक कौन? राजदूत की मुलाकात। देखिए, रास्ते में जयपुर का राजदूत होलकर से 2 लाख रुपयों के साथ मिला। ईश्वरी सिंह ने भेजा, क्या भाई साहब बीच में ही रोक दो, अटे आए अपार बार लड़ने, बिल्कुल ही कंडीशन ही नहीं है और न रुपया टको है न सेना भी व्यवस्थित। कौन? राजदूत को भेजा एक बीच में, 2 लाख रुपए में बीच में डील करते, वापस भेज दे लोन वालों को। यहाँ पे जो है होलकर इस राशि से खुश नहीं हुआ और जयपुर की तरफ पड़ता रहा। नहीं भाई साहब, पूरी ही वसूली की जाएगी, अब इंस्टॉलमेंट वाला कुछ नहीं है, पूरा लोन भरो एक साथ। तो ये जो है राजदूत, अब वहां पे राजदूत जो है पहले आ जाता है, पहले आके ईश्वरी सिंह को सूचना देते, भाई साहब 2 लाख में जो है डील हुई कौन, मांडवली हुई कौन है। और भाई होलकर तो मान ही कौन रही, वो तो कहे नहीं 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 नहीं, मैं वहां जाके वसूली करूंगा। ईश्वरी सिंह को उस समय डर लगा। राजदूत से यह सूचना पाकर ईश्वर सिंह अत्यंत भयभीत हो गया, बहुत जबरदस्त डर गया और उसके पास मराठों को देने के लिए रकम नहीं थी। उसको कुछ नहीं सूझा। निराश होकर
13 दिसंबर 1750 को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली। और ये जो ईश्वर लाट है, ये क्या है? ईश्वर लाट, जिसे बनाया ईश्वरी सिंह नहीं था। इसे सरगासूली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सरगासूली भी इसे कहा जाता है। इसके ऊपर से कूद कर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर दी। इसके ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और राजवंशों के अंदर जो है ये आत्महत्या करने वाला पहला शासक पढ़ने में आया था, मराठों के भय के कारण। मराठों के भय के कारण। ले भाई साहब स्क्रीनशॉट। अब देखो माधो सिंह का राज्याभिषेक और मराठों का कत्लेआम। माधो सिंह भाई साहब क्या करता है, जयपुर ऐसा बसा हुआ है कि चारों तरफ दीवार है, बीच में बसा हुआ परकोटा चारों तरफ। माधो सिंह करे आड़ा बंद और कत्लेआम। अब क्या हुआ देखिए, जयपुर की गद्दी देखे ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि संघर्ष इन दोनों के बीच चल रहा था। माधो सिंह आखिर में बैठेगा तो मल्हारराव होलकर का मैं बिठा देता हूं, तो मेरे को थोड़ा बहुत पैसा तो प्राप्त हो जाएगा। मराठों की मांगे देखिए, गद्दी पर बैठते ही मराठों ने माधो सिंह के सामने धन की लंबी चौड़ी मांग रख दी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। माधो सिंह को पता है कि ईश्वरी सिंह को तो इन्होंने मजबूर करके कुदवा दिया वहां से, तो माधो सिंह कूदे कौन? क्या माधो सिंह तो मराठा राव होलकर ने ऊपर ले जाने धक्को दे सके, बाकी जो है माधो सिंह नहीं कूदे। क्या वो मजबूर भले करा है? माधो सिंह जो है अपने अंदर ही जो रणनीति बनाने लग गया कि भाई अब जो है अपन बताएंगे इनको, ठीक है। और इन्होंने मांग रख दी लंबी चौड़ी। 10 जनवरी 1751 की बात है कि इस दिन लगभग 4000 मराठे नवनिर्मित जयपुर नगर में कलात्मक मंदिरों और बाजारों को देखने आए थे। क्योंकि देखो 1727 के अंदर सवाई जयसिंह ने जयपुर को बनाया था। और वास्तुकार आप लोगों को पता है विद्याधर भट्टाचार्य भाई साहब क्या जबरदस्त आर्किटेक्ट मॉडल के साथ बनाया। तो चारों तरफ चर्चा थी। 4000 मराठा जो है घूमने आए, देखने आए। मराठा सैनिक कह दो चाहे नागरिक कह दो, जो भी है वो घूमने देखने आए कि भाई अपन देख के आते हैं कि वहां पे देखने लायक चीज बनी है, कि जंतर मंतर ने फंतर ने कई बनी उड़ा है, तो अपा चला देखने। और यूं भी अपार तो क्या है, चारों तरफ जो है कोई ना कोई योद्धा लड़ी है, तो अपार के घूमने चला। तो वो जो है इनको देखने पहुंचे थे। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए। जयपुर इस तरीके से बचा हुआ है कि उसके परकोटे के नगर के मतलब द्वार बंद करा दिए, बाहर कोई नहीं जा सकता। इसने सारे द्वार बंद करा दिए। राजपूत सैनिकों और आम नागरिकों ने अचानक मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया, क्योंकि धापे हुए थे लूट खसोट और इन मांगों से, धापे हुए थे लोन वसूली से, धापे हुए थे। तो चारों तरफ से बंद करके और आम नागरिकों ने, सैनिकों ने, सब ने मार काट, क्योंकि ये तो आए थे घूमने, इनको पता ही नहीं था कि हमला हो जाएगा। इस तरीके से मराठों का कत्लेआम इन्होंने शुरू कर दिया। और इसका ऐतिहासिक प्रभाव क्या पड़ा कि इस घटना से राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन शुरू हो गई, जो आगे चलकर दोनों जातियों और पूरे राजस्थान के लिए घातक साबित हुई। अब देखो इस तरह का प्रकरण होगा तो निश्चित रूप से आगे जो है देखो बदले की भावना आगे से आगे चलती रहती है। तो ये जो है मराठा राजपूत संघर्ष का एक बहुत जबरदस्त जो है यहाँ से चैप्टर शुरू हो गया एक तरीके से। लेकिन माधो सिंह ने जो है ईश्वरी सिंह के वहां से जो कूद के आत्महत्या की थी उसका एक तरीके से बदला ले लिया था। लीजिए स्क्रीनशॉट आप। चलो भाई, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है एक नई, आपकी क्लास लेने से पहले जस्ट उसका वीडियो बनाकर और रिलीज किया है। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी, यदि अब सोशल मीडिया का दौर ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब तो छोड़िए, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहते हैं, और खासकर उच्च पद पे आसीन है, ठीक है, अच्छे खासे प्रतिष्ठित पद पे आसीन है और कुछ भी नहीं कह सकता। देखो आप कुछ भी कह के फेमस हो सकते हो, आप कुछ भी कह के बड़े बन सकते हो, लेकिन बड़े बन के या फेमस होके आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो वहां पे जो कॉकरोच से तुलना की थी वो चीज जो है उनके ऊपर उल्टी पड़ गई और कॉकरोच जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। 6 मिलियन से ज्यादा सदस्य जो है उनसे जुड़ गए। मैंने पूरी जानकारी दी है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के भी दी है और यूट्यूब पे वीडियो डाल के भी दी है कि ये क्या चीज है, ये क्यों चर्चा में। अपने मतलब मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि कई जगह चर्चा होगी तो आपके जानकारी ध्यान में होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। ये लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती है, उन विचारधारा से मत देखना, इसको सिर्फ नॉलेज की दृष्टि से देखना कि हाँ सर ने हमें नॉलेज दिया है, जानकारी दी है। मैंने भी सिर्फ जानकारी के माध्यम से जानकारी जुटाई और उसके बाद में आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से बता दिया कि ये चीज चर्चा में चल रही है। जहाँ थोड़े दिन पहला था ध्यान है मान सिंह का पुनर्जन्म हुआ है, अब मान सिंह ने सब भूल गया, अब कॉकरोच जनता पार्टी पे थोड़े दिन बाद चलेगी, फिर बाद में यहाँ पे भी जो है लोग ज्यादा, भारत में ज्यादा समय तक कोई भी कुछ नहीं चलता, लोग बहुत जल्दी जल्दी दाब जाते हैं, तो फिर वापस कोई नया मुद्दा आएगा, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। है मैं भी थान वीडियो बना कि अभी ये चल रहा है। देखो तुंगा का युद्ध और आगामी संघर्ष क्या कारण थे? एक तो चौथ विवाद, चौथ कर लेते थे, चौथ और सरदेशमुखी दो तगड़े कर थे जो मराठा वसूल किया करते थे।
जयपुर राज्य और मराठों के बीच चौहदकर को लेकर लगातार विवाद होता था। महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठे जयपुर राज्य में लूटपाट मचाते थे। और देखो प्रताप सिंह ने क्या प्रयास किया, जयपुर के तत्कालीन शासक प्रताप सिंह मराठों की इन हरकतों से तंग आकर और उनसे मुक्ति पाना चाहते थे। भाई मराठों से लगातार परेशान चल रहे थे, तो अब प्रताप सिंह शासक बन चुके थे, तो ये भी तंग आ चुके। राजपूत गठबंधन होता है और तुंगा का युद्ध होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुंगा का युद्ध 1787 की बात है। गठबंधन का निर्माण होता है, प्रताप सिंह ने मराठों के खिलाफ जोधपुर महाराजा विजय सिंह से हाथ मिलाया, ठीक है, और शिवपुर और करौली के शासकों ने इस संघ को सैन्य मदद की। महादजी का साथ ही मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ आ मिला था। देखो ये महादजी सिंधिया का आदमी था मोहम्मद बेग हमदानी, लेकिन ये भी आके मिल गया था राजपूतों के साथ। अब यहाँ पे ये पूछ सकते हैं किस किसने सहायता की इसमें, तो शिवपुर और करौली के शासकों ने सहायता की, यहाँ जोधपुर से विजय सिंह जी ने सहायता की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं ध्यान ले जा रहा हूँ आपका। देखो मैं आप लोगों को व्यवस्थित तरीके से कंटेंट दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, यहाँ से प्रश्न बनेगा, याद तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग तरीके से बता के आपको आधी चीज याद करवा सकता हूँ, लेकिन तत्परता तो आपको ही दिखानी पड़ेगी। ले स्क्रीनशॉट। फिर क्या हुआ, 28 जुलाई 1787, तारीख याद रखना, लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पे युद्ध होता है। मराठे यानी महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन, राठौड़ यानी जोधपुर के शासक, कछवा जयपुर के। युद्ध का परिणाम क्या होता है, भीषण रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णित रहा। पूछ भी सकते हैं भाई साहब कौन जीता, युद्ध अनिर्णित है, हल्दीघाटी युद्ध की तरह। हालांकि महादजी को पीछे हटना पड़ा और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा, महादजी पीछे हटे थे, लेकिन फिर भी अनिर्णित सा ये परिणाम था इसका। फिर एक युद्ध होता है पाटन का युद्ध, जो 20 जून 1790 को होता है। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना वर्चस्व छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक तरीके से तुंगा के युद्ध में पराजय मिली थी, इनको पीछे हटना पड़ा था, तो फिर भी तैयार नहीं थे। तब क्या होता है, पाटन का युद्ध होता है, जो आपके निमका थाना के अंदर पड़ता है, ठीक है, और यहाँ निमका थाना के पास पड़ता है। मतलब मराठों और राजपूतों के बीच पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अब यहाँ पे जो है एक फ्रांसीसी सेनापति था, है ना, डी बोइंगने नाम से, तो उसके कारण जो है इनको मराठों को विजय मिलती है। फिर एक युद्ध होता है मालपुरा का युद्ध, 16 अप्रैल 1800 के अंदर। प्रताप सिंह का यह अंतिम प्रयास था। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से आजाद होने के लिए जोधपुर की सहायता से एक और कोशिश की, और परिणाम क्या हुआ कि मालपुरा में हुए इस युद्ध में जीत मराठों की हुई। जयपुर राज्यों को मजबूर होकर फिर से मराठों से संधि करनी पड़ी। अंततः वापस क्या है, मराठे जीत जाते हैं। यहाँ पे प्रताप सिंह के ये युद्ध आपको पूछे जाएंगे, मालपुरा का युद्ध, पाटन का युद्ध और तुंगा का युद्ध। ये तीन महत्वपूर्ण युद्ध हैं यहाँ के। इससे पहले अपन ने राजमहल और बगरू के युद्ध पढ़े हैं, और कहां कहां किस किस से सहायता ली है, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी इसके अंदर, ठीक है। ले उठाओ स्क्रीनशॉट। अब देखो ध्यान पटे कितनी चीजें समझनी, इन वास्ते वो कल क्लास में नहीं करायो। ओके टबर कहते अरे गुरुजी क्लास लंबी करो, अरे क्लास लंबी नहीं, याद करने लायक होनी चाहिए। हर दिमाग में अजी वही है, लंबी लंबी लंबी। जिंदगी भी लंबी नहीं, मजेदार होनी चाहिए, क्लास भी लंबी नहीं, इफेक्टिव होनी चाहिए। अब आते हैं भैया, एक कृष्णा कुमारी विवाद है, आप लोगों को पता है कृष्णा कुमारी विवाद, गिंगोली का युद्ध, ये बहुत सुनते हैं इतिहास के अंदर। तो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। ये विवाद क्या था, देखिए, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्र थी, और इनकी जो है सगाई कर दी थी जोधपुर के शासक भीम सिंह से। भीम सिंह जी की पुत्री थी मेवाड़ वाले, जोधपुर शासक भीम सिंह जी से सगाई कर दी। भीम सिंह जी की बाद में हो जाती है मृत्यु। भीम सिंह जी की जिससे सगाई की ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। देखो विवाह संपन्न होने से पहले ही मारवाड़ के शासक भीम सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो क्या होता है, भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ महाराणा, अब देखो मृत्यु हो गई तो मेवाड़ महाराणा क्या करेंगे, दूसरी जगह सगाई करेंगे। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया। क्या कोने भीम सिंह जी रे हाथे करी ओढ़ो, भीम सिंह जी परलोक गया परा, तो क्या है दूसरे हाथे करना। तो मारवाड़ को इसमें जो है मारवाड़ के शासक मान सिंह जी को बुरा लग गया। मान सिंह जी कहते हैं भीम सिंह गए, मान सिंह जिंदा है। जिसकी सगाई यहाँ परिवार में हुई है वैसा यही करनी पड़ेगी, ऐसे कहीं और नहीं कर सकते। और कृष्ण कुमारी को लेकर विवाद हो गया। आन जगत सिंह जी करी ओढ़ी, जगत सिंह जी बट गया क्या तुम मेरे हाथे कर दी सगाई, हम तो हटे ही हुए। अब फंस गए, विवाद फंस गया। ऐसे ही विवाद हो जाता था, सब अपने अपने ऊपर ले लेते थे बस। तो क्या हुआ, इस युद्ध की स्थिति कैसे हुई, इस अपमान का बदला लेने के लिए मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया, जिससे जयपुर शासक जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई। मतलब तीनों के बीच में गुत्थी जो है उलझ गई अब यहाँ पे, ठीक है। ये
कृष्ण कुमारी विवाद है। अब क्या होता है आगे बताता हूं मैं आप लोगों को, एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर देखो हस्तक्षेप का मौका मिला मराठों को, है ना। इस पारिवारिक और राजनीतिक कलह के कारण मराठों और अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ और मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में दखल देने का फिर से अवसर मिल गया। और ये तो मौके के इंतजार में ही रहते थे मराठे तो, कि कब मौका मिले और अपन चौका मारे। अमीर खां पिंडारी का रुख क्या था कि मारवाड़ के शासक मानसिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में अपना डेरा डाल दिया। मानसिंह के पक्ष में अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाला है। अब पिंडारी की शर्तें और धमकी देखिए। अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ के सामने दो सख्त प्रस्ताव रखे। एक तो कि कृष्णा कुमारी की शादी मारवाड़ के मान सिंह से कर दी जाए अथवा कृष्णा कुमारी की हत्या कर दी जाए। या तो शादी मान सिंह से ही होगी या फिर हत्या होगी। जगत सिंह से शादी की कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ये प्रस्ताव किसका था? कृष्णा कुमारी की हत्या करने का, अमीर खां पिंडारी का। बात न मानने पर उसने पूरे मेवाड़ राज्य को उजाड़ने और तबाह करने की धमकी तक दे दी थी। किसकी बात हो रही है? अमीर खां पिंडारी की। ठीक है, अब विवाद का अंत और ऐतिहासिक प्रभाव देखिए। कृष्णा कुमारी का अंत हुआ आखिर में विवाद को शांत करने के लिए 21 जुलाई 1810, डेट याद रखना, 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति जहर देकर कर दी गई। और इसी के साथ दुखद विवाद या पटाक्षेप का अंत हुआ। मतलब कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया और मारा गया। देखो कृष्णा कुमारी की तो कोई गलती नहीं थी, सगाई की पिताजी ने, जिससे कि वो स्वर्ग सिधार गए। तो क्या हुआ दूसरी जगह की, ये आपस में भिड़कर कृष्णा कुमारी को फालतू में जहर देके मारना पड़ा। और ये मेवाड़ के लिए दूसरे कलंक के रूप में जाना गया। ये हत्याकांड मेवाड़ के लिए दूसरा कलंक। पहला कलंक कौन सा? जब उदा ने कुंभा की हत्या की, वो पहला कलंक। और दूसरा कलंक मेवाड़ की कृष्णा कुमारी का ये हत्या करना। ऐतिहासिक महत्व देखो, इस क्रूर घटनाक्रम को राजस्थान के इतिहास में मराठा हस्तक्षेप का सबसे काला अध्याय माना जाता है। पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ये यहां से प्रश्न बनता है। देखो आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जोधपुर की तरफ। जयपुर वाला पूरा हो गया आपके। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, पृष्ठभूमि क्या रही है देखिए। महत्वपूर्ण उलझन देखो, राजस्थान के इतिहास में जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष सबसे जटिल और कई वर्षों तक चलने वाला विवाद था। सबसे जटिल था ये। क्यों? क्योंकि देखो भगत सिंह की महत्वाकांक्षा, सबसे पहले शासक थे यहाँ के जोधपुर के भगत सिंह, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भगत सिंह, अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। भगत सिंह बनना चाहता था। सत्ता परिवर्तन कैसे हुई कि देखो जून 1949 में अभय सिंह की हुई मृत्यु। जून 1949 की बात है। महाराजा अभय सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। किसका पुत्र? अभय सिंह का पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठता है। और तख्ता पलट कैसे होता है? नवंबर 1750 भगत सिंह ने राम सिंह पर आक्रमण को उसे परास्त किया और जोधपुर की गद्दी हत्या ली। समझ रहे हो? भगत सिंह किसका भाई था? अभय सिंह का। अभय सिंह की मृत्यु के बाद में अभय सिंह के पुत्र राम सिंह गद्दी पर बैठते और राम सिंह को खदेड़ देते हैं। कौन? भगत सिंह खदेड़ देता है। राम सिंह का पलायन, यहां से गद्दी छीनने के बाद राम सिंह भागकर जयपुर आया और वहां के शासक माधो सिंह के से शरण प्राप्त कर ली। अब उस समय में यहाँ पे शासक कौन था? माधो सिंह। तो राम सिंह चला जाता है माधो सिंह के पास और शरण प्राप्त कर लेते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ पूरी स्टोरी आपके दिमाग में चलनी चाहिए। फिर देखो राम सिंह ने क्या प्रयास किए। जयपुर के में शरण लेने के बाद राम सिंह मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिशों में जुट गया। राम सिंह वापस देखो मराठों से, सभी को उस समय मराठे ही दिखते थे कि अपनी हेल्प करने कौन आएगा? मराठे आएंगे। अजमेर पर अधिकार 1752 की बात है। जोधपुर के नए शासक भगत सिंह ने अजमेर पर अपना अधिकार किया और मराठों का विरोध के अंदर देखिए, भगत सिंह द्वारा अजमेर पर अधिकार करने से मराठों को उसके नए विरोध का एक नया और ठोस कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। मराठे चाहते थे अजमेर पे अधिकार अपन करेंगे। कर लिया किसने? भगत सिंह ने। तो मराठों को तो एक मौका मिल गया फिर वापस। क्या? हाँ भाई साहब, भगत सिंह, राम सिंह वैसे ही मराठों से सहायता लेने के चक्कर में था और क्या भगत सिंह ने जो है अब भाई साहब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। तो यहां से ये जो इनको मौका मिल गया, एक बार स्क्रीनशॉट लो। फिर देखो सत्ता परिवर्तन और मराठा आक्रमण। 21 सितंबर 1752 को भगत सिंह की हो जाती है मृत्यु। भगत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठता है। भगत सिंह की मृत्यु हो गई 1752 में। शासक कौन बन गया? विजय सिंह। जून 1753 की बात है। राम सिंह लगातार मराठों से मदद मांग रहा था और फलस्वरूप रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुणे गद्दी पर बैठाने के लिए जयप्पा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भेजा किसने? रघुनाथ राव ने भेजा। R2R ध्यान रखना, अब यहाँ पे R2R है, वहां M2M था, माधो सिंह मल्हार राव होलकर। यहाँ राम सिंह और रघुनाथ राव। भेजा किसको? जयप्पा सिंधिया को भेजा है। ठीक है। मेड़ता का युद्ध होता है 15 सितंबर 1753 को। मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ और विजय सिंह पराजित होकर नागौर की तरफ भागा और वहां के दुर्ग में शरण ले ली।
नागौर के दुर्ग में शरण ले ली। कहां पे एंट्री किसकी हुई? मराठों की। देखो चारों तरफ से घूम फिर के क्या आएगा, क्योंकि स्पेशल हेडिंग दे रखा है आपके आरबीएससी 10वीं किताब में, मराठों का प्रवेश और उत्तराधिकारी संघर्ष, इसलिए स्पेशल दे रखे हैं उत्तराधिकारी संघर्ष, इसलिए अपन इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो अपन सामान्य जैसे राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं किसी भी बैच में, किसी भी वैकेंसी के अंदर, तब ये उत्तराधिकारी संघर्ष को इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं क्योंकि दे रखा है डिटेल में। और भाई साहब एग्जामिनर को सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की पुस्तकें दिख रही है कि यहां से ही सवाल बनाने हैं, ताकि कोई ऑब्जेक्शन की बेजमारियां नहीं रहे। और ये देख लो आपने को कवर करना जरूरी है। ले स्क्रीनशॉट। फरवरी 1756 में संधि होती है। लंबे समय तक मराठों का मुकाबला न कर पाने के कारण विजय सिंह संधि के लिए विवश होता है। और संधि की शर्तें क्या होती है? क्षेत्रीय नियंत्रण, यानी कि अजमेर और गढ़बीटली, यानी जो गढ़बीटली तारागढ़ को कहते थे, पूर्णतः मराठों के अधिकार में रहेंगे। और मराठे तो चाहते भी यही थे कि अजमेर पर अधिकार करना है। ठीक है। राम सिंह का हिस्सा तय किया गया। जालोर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी के 84 गांव शामिल थे, राम सिंह को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना भाई साहब, अगला प्रश्न है। ऐसी ही लाइनें ढूंढता है एग्जामिनर, जो मैं पहले से ढूंढ के ले आया हूं आपके नोट्स मेकिंग बना के, हाँ नोट्स के रूप में ऐसे लिखना है। क्या क्या याद रखोगे फिर से सुनो। जालोर सहित आधा मारवाड़, जालोर मिला है। सांबर, मारोट, सोजत, परबतसर, केकड़ी और 84 गांव शामिल थे। विजय सिंह को क्या मिलता है? जोधपुर, नागौर, मेड़ता विजय सिंह का प्रभुत्व माना गया। भाई साहब ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में विजय सिंह ने मराठों को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया, और 25 लाख प्रथम वर्ष में और शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी तय गई। मतलब लोन की इंस्टॉलमेंट तय करती थी यहाँ से, क्या हाँ किस्तें क्या रहेगी। तो 25 लाख तो एक मुश्त है, 50% एक साथ है, बाकी बाद में 25% है। ठीक है। यहाँ जो है लोन की किस्ता तय कर दी कि भाई इस तरीके हर जानो देना। मतलब मराठों का देखो क्या रहता था, युद्ध करने आएंगे तो पैसे पहले से मांग के लेंगे कि हाँ आएंगे, फिर नुकसान हुआ उसकी भरपाई के रूप में और लेना है। अब फिर बाद में देखते हैं कि कौन जीता कौन हारा, कौन ज्यादा दे सकता है, उसकी तरफ चले जाते थे। ऐसे ये जो है उस समय पलड़ा बदल भी देते थे। ले स्क्रीनशॉट। देखो राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपया देना स्वीकार किया। राम सिंह से भी लिए, विजय सिंह से भी लिए, मराठे मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से लेते थे। जोधपुर राज्य मराठों को 1.5 लाख रुपए वार्षिक टैक्स के रूप में देगा, यह भी तय हुआ। ये सारी शर्तें, 1.5 लाख रुपए वार्षिक जो है टैक्स के रूप में, ये जो दिए एक मुश्त वो अलग है, ये टैक्स के रूप में देगा। यदि राम सिंह विजय सिंह की सीमा पर अतिक्रमण उल्लंघन करता है तो विजय सिंह उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यानी कि बाद में थे पाछे भिड़ो और पाछे मराठा सहायता लो, कुल मिला वो है कि ओ इनमें करे तो ए पाछो कर सके। यानी वापस इनको एक संधि में वो भी डाल दिया है कि ये कर भी सकते हैं भाई ऐसे है। राजस्थान पर मराठों और पिंडारियों का प्रभाव, तो देखिए केवल बीकानेर और जैसलमेर ही ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटपाट से बचे रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अपवाद राज्य थे। बीकानेर और जैसलमेर मराठों के प्रभाव से बचे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। उपयुक्त 2 राज्यों को छोड़कर से संपूर्ण राजस्थान धीरे धीरे मराठों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हो गया था। बाकी कोई भी अछूता नहीं रहा था, सभी जगह जो है इनका प्रभाव देखने को मिला था। देखो पिंडारियों का उदय कैसे हुआ, आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित किए और राजस्थान में लूटमार शुरू कर दी। मराठे और पिंडारी जो है राजस्थान में लूटमार के उद्देश्य से आते थे, तो इन्होंने भी लूटमार यहां से शुरू कर दी। पिंडारी पहले मराठों की मदद किया करते थे। लगातार लूटपाट और भारी करों के कारण राजस्थान के राज्यों में आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई, बहुत दयनीय स्थिति हो गई थी। एक तो युद्ध में खराब हो गए, उसके बाद में इनको पैसे दे दे के पूरे हो गए, आर्थिक स्थिति पीछे पूरी चौपट। ले स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर भी पूरा, ठीक है, यही इतना ही है आप लोगों के उत्तराधिकारी संघर्ष। और पहला चैप्टर आप लोगों के कक्षा 10 का कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को मैंने जानकारी पहले ही दे दी है। देखो ऑनलाइन जो कैसे मिलेगी क्या चीज, इससे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं आरबीएससी की पुस्तक से संबंधित, पूरा विमोचन का वीडियो इसी पे आधारित था। उसमें सारे प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। कोई भी प्रश्न मन में उपजता है तो उस वीडियो को जाकर देख लो, उसमें उत्तर मिलेगा। ठीक है, कोई भी उपजे, क्या हाँ मेरे तो ये उपज रहा है नागौर में कब मिलेगी, उस वीडियो में जाके देख लेना, सब कुछ बता रखा है। कि मेरा ये उपज रहा है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कैसे, उसमें देख लो मिल जाएगा। ऑनलाइन कैसे मिलेगी, उसमें देख लो मिल जाएगा। मतलब जो भी प्रश्न इससे संबंधित दिमाग में आ रहा है उसमें जाके देखो मिलेगा। और ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस पे आधारित, आप लोगों के पूरे सिलेबस पे आधारित प्रश्नोत्तरी इसके अंदर व्याख्यात्मक है। ये भी भाई साहब पढ़ने के अलावा यदि कोई विकल्प आप लोगों के पास होता तो आप लोग वो काम कर रहे होते। आप यहाँ जुड़े हो तो यानी कि आप पढ़ने के लिए जुड़े हो और सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जुड़े हो।
ठीक है, इसलिए ढंग से पढ़ना, व्यवस्थित पढ़ना, क्योंकि दुनिया में बातें चारों तरफ कई तरह की चलती है, लेकिन अपना काम जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना और पहले सफलता लेना होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दुनिया तो मजे ले लेगी और आप रह जाओगे पीछे। ठीक, तो आज की इस क्लास को यहीं पे पूरा करते हैं। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।